हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई हमारा डे 5। और आप सभी को पता है कि हमने जो है DSSB के लिए जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि आपका 30 डेज क्रैश कोर्स है। और ये जो कोर्स है इसके अंदर जो है हम सारे प्रीवियस ईयर यानी कि जो पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड है सारे हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। साथ के साथ आपके जो कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो है अगर आप PDF और नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो डाउट, तो हम जो है सबसे पहले डाउट देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में जिन जिन बच्चों के डाउट थे हम आज पहले वो डिस्कस करेंगे, देन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो डाउट था भाई, हाँ सबसे पहले देखो अमन का डाउट था, ठीक है। हाँ जी, अमन ने पूछा था कि मैम इन क्वेश्चन 58 इफ वी हैव 3 रिसोर्सेज देन व्हाट विल बी द आंसर डेडलॉक will occur or we cannot say because it is process 1 unit also, ठीक है। तो जो 58 क्वेश्चन था और जो हमने रिसोर्सेज का और देखा था और हमने ये देखा था कि वहां पर डेडलॉक होगा या नहीं होगा, उसमें अमन को डाउट है। तो पहले जो है यही इन्हीं की क्वेरी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बच्चों का देखेंगे। आज जो है 4 बच्चों के डाउट हैं भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउट डिस्कशन आई थिंक लंबा हो जाएगा क्योंकि 4 बच्चों के डाउट हैं। तो सबसे पहले 58 क्वेश्चन देखो। 58 क्वेश्चन में कल क्या था कि आपके पास 3 प्रोसेस थी। अमन ध्यान से समझना, 3 प्रोसेस थी, दैट इज P1 P2 P3, ठीक है। 3 प्रोसेस हो गई, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज 3 नहीं है भाई, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं? 4। रिसोर्सेज कितने हैं? 4, ठीक है। और सभी को यहाँ पर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम P1 को 2 चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, अपने काम को खत्म करने के लिए। P2 को भी अपने काम खत्म करने के लिए 2 चाहिए। P3 को भी अपना काम खत्म करने के लिए 2 चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम से -1 है, मतलब मैक्सिमम में से एक एक जो माइनस करके हम जो है सभी प्रोसेस को दे देंगे। तो अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूं तो P1 को कितना जाएगा? 1। P2 को 2 में से 1 माइनस करूं 1, P3 को 1, ठीक है। समझ में आया अमन? इतना क्लियर है? देखो भाई मैक्सिमम जो है P1 P2 P3 को 2 रिसोर्सेज चाहिए थे एग्जीक्यूट होने के लिए। और जो है मैंने क्या किया, इनको एक कम रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर दिए, ठीक है। एक कम यानी कि 2 में से 1 गया तो यहाँ पर भी आपका 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी आपका 1 आ गया। तो मैंने क्या किया, P1 P2 P3 को मैंने जो है 1 रिसोर्सेज दे दिए, क्योंकि मेरे पास अभी जो है 4 रिसोर्सेज हैं। तो मैंने अपने कितने रिसोर्सेज यूज कर लिए? तो यूज वाले रिसोर्सेज आपके कौन से हैं? ये देखो यूज कौन से हुए, P1 P2 P3 को मैंने एक एक दिया, तो ये रिसोर्सेज मेरे यूज हो गए। और मैक्सिमम जो है इनको कितना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए? 2 2 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, देखो अब मेरे पास एक रिसोर्सेज बचा है, मेरे पास अब कितने रिसोर्सेज बचे हैं? 1, ठीक है। अब मेरे पास जो एक रिसोर्सेज बचा है मैं किसको दूं कि वो अपना काम खत्म कर ले? तो आप P1 को भी दे सकते हो क्योंकि उसको भी एक ही चाहिए। आप P2 को भी दे सकते हो, अगर आप P2 को दोगे तो वो भी एग्जीक्यूट होगी, और P3 को दोगे तो वो भी आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आप किसको दोगे? यहाँ पर किसी को भी दे दो, क्योंकि जो है अगर P1 को भी 1 ही चाहिए, P2 को भी 1 ही चाहिए, तो सपोज मैंने P1 को जो है 1 रिसोर्स दे दिया, ठीक है। अब P1 को जो मैंने 1 रिसोर्स दिया है तो 2 में ही एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 2 ही चाहिए अपना काम खत्म करने के लिए। तो भाई जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये वापस जाता जाता आपको आपके रिसोर्सेज वापस देके जाएगा, साथ लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब इसका काम खत्म हो गया तो ये जब एग्जिट हुआ, बाहर निकला, तो इसने क्या किया, आपको 2 रिसोर्सेज रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं? 2, ठीक है। और आपके पास प्रोसेस कितनी है? तो या तो दोनों को एक एक रिसोर्सेज दे दो, या फिर पहले P2 को एग्जीक्यूट करवा दो फिर P3 को करवा दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन डेडलॉक तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि P1 भी एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी P2 भी एग्जीक्यूट हो रही है और P3 भी एग्जीक्यूट हो रही है। समझ में आया हमें करना क्या है? समझ में आया भाई अमन? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो टोटल प्रोसेस कितनी है, ठीक है। टोटल प्रोसेस आप इस तरीके से लिखो P1 P2 P3, फिर यहाँ पर लिखो यूज, और फिर यहाँ पर लिखो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। और टोटल रिसोर्सेज मैंने लिख दिए यहाँ पर। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 2 2 2, यूज एक एक कम, जितनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उससे एक एक कम देंगे, 1 1 1,
ठीक है। और डेडलॉक ना होने के लिए अगर +1 दे दोगे तो आपका डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे भी आपके पास 4 रिसोर्सेज थे और 4 रिसोर्सेज में जो है आप अपना काम खत्म करवा पा रहे हो बिना किसी डेडलॉक के। तो जो डेडलॉक है इस केस में कभी भी अक्कर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया भाई? तो ये था आपका 58 क्वेश्चन। आई होप अमन आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज भाई कमेंट सेक्शन में बता दें, अदरवाइज जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, अब ये नेक्स्ट बच्चे का डाउट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे हाँ जी, कमल का डाउट है मैम जैसे कि 61 क्वेश्चन के एग्जाम्पल में 3 FD जो है गिवन है, ठीक है। 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, अगर तीनों ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन फॉलो करती हैं तब रिलेशन सेकंड में होगा ना, यहाँ तो y to z फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। देख लेते हैं भाई 61 क्वेश्चन, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन देखो, 61 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। क्या बोल रहा है कि भाई जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो पूरी की पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आपके प्राइम एट्रीब्यूट पे। मतलब जो आपके प्राइम, जो प्राइमरी की है या प्राइम एट्रीब्यूट बोलो, उनके ऊपर अगर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं तो आपका जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा। तो ये आपकी डायरेक्ट जो है डेफिनेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, कि नॉन की एट्रीब्यूट जो है फंक्शनली डिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी की। अगर यहाँ पर फंक्शनली के साथ एक वर्ड और अटैच करता है दैट इज पार्शली, तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पर जो है पार्शली डिपेंडेंसी है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है पार्शियल डिपेंडेंसी यानी कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होता, हमें उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब इनको डाउट था एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल में डाउट था, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा, हमारे पास 3 रिलेशन थे x y z, फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, x से y पे जा रहे हैं, y से z पे जा रहे हैं और x से z पे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की यहाँ पर क्या है x, और बाकी जो है वो आपके क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, दैट इज y और z आपके क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो देखो x से हम जा रहे हैं y पे, यानी कि क्या है, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे भाई, प्राइम एट्रीब्यूट पे। y से z पे जा रहे हैं, ये जो है ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये डिपेंडेंट है नॉन प्राइम पे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आती है, देखो ये तो हाई लेवल की प्रॉब्लम हो गई, ये तो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म की प्रॉब्लम हो गई भाई। ये जो है ये आपका जो बाकी का है ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म है y से z में, ठीक है। y से सॉरी z से y में जा रहा है, तो z भी आपका क्या है नॉन प्राइम, y भी आपका क्या है नॉन प्राइम। और ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि आप बाकी जो है थर्ड जो नॉर्मल फॉर्म आएगी उसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो ये तो अगर y to z भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता तो ये आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म ना होके कौन सी नॉर्मल फॉर्म होती, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आप इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहते कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म, आप ये कहते यही है कि पहले तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, देन जो है उसके अंदर ट्रांजिटिव की जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, अगर यहाँ पर ये होता है नॉन प्राइम से अगर वो पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंडेंट है तो वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती। समझ में आया भाई? यहाँ पे जो है ये आपका जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की प्रॉब्लम है और ये जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? कमल क्लियर है? और बाकी जो थर्ड है वो आपका तो ये प्राइम है, ये आपका नॉन प्राइम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चे का डाउट देखो भाई। सुधीर का डाउट है मैम क्वेश्चन नंबर 62 आंसर शुड बी 3। जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसका आंसर जो है इन्होंने कहा है कि 3 होगा, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है 3 होगा या क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, 62 देखो, हाउ मेनी गेट्स would be required to implement the boolean expression after simplification। यहाँ पर इसने एक वर्ड लिख दिया है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कि सिंप्लीफिकेशन के बाद इसके अंदर आप कितने जो है गेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन था AC प्लस ABC, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सिंप्लीफिकेशन करना है, तो पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC कॉमन है, तो AC मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 1 प्लस B। और देखो 1 में अगर आप कुछ भी ऐड करो तो आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन गई 1, और आपका आंसर क्या आ गया AC, ठीक है। अब आप मुझे बताओ
अब आ जाते हैं एंड गेट के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड गेट में क्या होता है आपका कि आपकी दो इनपुट होती हैं ए और बी, ठीक है, और आउटपुट क्या मिलती है ए डॉट बी, यही होता है। ए बी में आप क्या देते हो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होता है, 0 0 0 1 मिलता है, ठीक है। आपको आउटपुट क्या चाहिए, मतलब आपको आउटपुट क्या मिल रही है ए बी, और यहां से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आ रहा है ए सी, क्या आ रहा है ए सी, ठीक है। अब देखो ये ए बी है, ये भी दो इनपुट है ए और बी, ठीक है, और ये भी क्या है दो इनपुट है, बस बी की जगह क्या लेना है सी लेना है। और ये मेरा कितने गेट से आया है, एक ही गेट तो आपने लगाया, यहाँ पर एक ही गेट लगाया ना, ज्यादा गेट तो आपने यूज नहीं किए, ठीक है। तो अब देखो, अब ए सी के लिए आप क्या करोगे, ए यहां से गया, सी आपका यहां से गया, और आपने क्या लगा दिया, एक एंड गेट लगा दिया, ठीक है। तो एंड गेट में आउटपुट क्या मिलते हैं, दोनों का जो है डॉट मिल जाएगा। तो भाई कितने गेट यूज होंगे, एक ही गेट यूज होगा ना। तो इसने बोला है सिंप्लीफिकेशन, अगर बिना सिंप्लीफिकेशन के बोलता बिफोर सिंप्लीफिकेशन, तो फिर जो है आप इस पे फर्दर जो है कई सारे गेट यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, सुधीर क्लियर है? तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं, 3 बच्चों के डाउट क्लियर हैं, अमर और कमल और सुधीर, ठीक है। तीनों ही बच्चों को किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, नरेंद्र का डाउट है मैम 58 और 59 क्वेश्चन जो है फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो 58 और 59 फिर से देख लेते हैं, सॉरी 58 और 69, ठीक है। तो 58 तो मैंने जो है अमर का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था अभी नरेंद्र, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 58 वाला क्वेश्चन कि जो है यहाँ पर डेडलॉक क्यों नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है 58 क्वेश्चन में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन देखो भाई, 69 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है 5 आइटम है, ठीक है, और आप पुश कर रहे हो स्टैक के अंदर। यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही है, एक तो हो रहा है आपका स्टैक यूज और एक हो रहा है आपका क्यू यूज। तो ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टैक और क्यू क्या होता है। स्टैक जो होता है, दोनों ही हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। स्टैक जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। और क्यू में हम क्या करवा रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अब देखो यहाँ का एग्जाम्पल है, स्टैक का मैं एग्जाम्पल लूँ कि सपोज आप किसी शादी में गए हैं, ठीक है। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो जब आप जो है प्लेट्स रखते हैं, मतलब जब आप प्लेट रखते हैं इस तरीके से, तो जो सबसे पहले प्लेट रखी थी वो जो है सबसे लास्ट में उठाई जाती है, और जो सबसे बाद में प्लेट रखी है वो सबसे पहले उठाई जाती है कि नहीं उठाई जाती, ठीक है। तो मतलब जो बाद में आया वो पहले चला गया। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखो, सपोज आप कहीं पर जो है जा रहे हो और टिकट की लाइन में खड़े हो, ठीक है, टिकट्स ले रहे हो, तो आप अगर पहले लाइन में लगे हो तो आप पहले ही टिकट कटवाओगे, ये नहीं है कि आप पहले लगे हो तो सबसे लास्ट में आपको टिकट मिलेगी, ठीक है। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ जी, बोल रहा है 5 आइटम है जो कि आप पुश कर रहे हो स्टैक के अंदर। देखो स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन भी एक ही एंड से करते हैं और डिलीशन भी आपका एक एंड से करते हैं। इंसर्शन करेंगे तो उसको पुश ऑपरेशन कहते हैं और डिलीशन के ऑपरेशन को पॉप कहते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपने जो है पुश किए 5 आइटम, ठीक है, आपने पुश किए स्टैक के अंदर वन आफ्टर अदर, जो है पी में आपने पुश कर दिए, तो सारे के सारे पुश कर दिए। सबसे पहला पी से आपने स्टार्ट किया तो पी, फिर आप क्यू डालोगे, फिर आप आर डालोगे, फिर आप एस डालोगे और लास्ट में आपने डाला टी, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले कौन बाहर होगा, ऑब्वियसली टी बाहर होगा, क्योंकि टी सबसे बाद में आया है, क्योंकि स्टैक का जो फंडा है वो यही कहता है कि जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लियर है, मैंने यहाँ ये वाली स्टेटमेंट यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम पी से स्टार्ट किया और मैंने जो है 5 एलिमेंट डाल दिए। अब बोल रहा है स्टैक इज पॉप्ड आउट 4 आइटम, स्टैक में जो है 4 आइटम को पॉप करो, मतलब पॉप मतलब डिलीट करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा, टी, फिर क्या आएगा एस, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा क्यू। तो सबसे लास्ट में क्या है क्यू और सबसे पहले क्या है टी, ठीक है। अब बोल रहा है कि each एलिमेंट इज इंसर्टेड इन क्यू, हर एक एलिमेंट को जो है क्यू में इंसर्ट करो। तो क्यू बना लो भाई, क्यू क्या कहता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम डिलीशन करते हैं और यहाँ से हम वैल्यू को इंसर्शन करते हैं, ठीक है। जहाँ से इंसर्ट करते हैं उसको रियर कहते हैं और जहाँ से डिलीट करते हैं उसको फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो,
अब देखो 4 एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट आपका कौन सा है, टी है ना, जो सबसे पहला एलिमेंट बाहर आया था, तो आप टी को ही डालोगे। मैंने टी डाला, फिर मैंने एस डाला, फिर मैंने आर डाला, फिर मैंने क्यू डाला, ठीक है। तो यहां से इंसर्ट करना शुरू करोगे तो टी जो है वो सबसे आगे आ गया, फिर आपका एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा। जब आप डिलीशन करोगे तो सबसे पहले जो है टी को बाहर निकालोगे। अब क्या बोल रहा है कि आपने जो है स्टैक में से 4 एलिमेंट को पॉप किया और हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया क्यू के अंदर, ठीक है। देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अब आप बोल रहा है कि 2 एलिमेंट को जो है क्यू में से डिलीट किया गया है, तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा, टी, फिर क्या बाहर आएगा, एस, ठीक है। तो 2 एलिमेंट क्यू डिलीट हो गए। अब क्या बोल रहा है कि एंड पुश्ड बैक ऑन द स्टैक, और वापस से जो है मैंने इनको जो है कहां पर डाल दिया, क्यू में। तो ये 4 आइटम तो उड़ गए थे, तो बचा क्या है, पी, फिर क्या है आपका टी, और फिर क्या है आपका एस, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है नाउ आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। अब जो है कौन सा आइटम जो है वो पॉप होगा स्टैक में से, तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वही तो पॉप होगा ना। आप नीचे वाले एलिमेंट्स तो पॉप नहीं करते, क्योंकि जो लास्ट में आया है वो पहले बाहर निकलेगा। अब लास्ट में क्या है, एस, तो आप किसको पॉप करोगे, एस को पॉप करोगे ना, बाकी तो आप किसी को पॉप नहीं करोगे। तो यहां पर जो है आपका आंसर आ जाएगा एस, ठीक है भाई। तो यहां पर जो है आपका आंसर आ जाएगा एस। क्लियर है भाई नरेंद्र, आपको अपने डाउट्स क्लियर हैं 58 और 69, ठीक है। बाकी जो है बाकी बच्चों को भी अपने डाउट्स क्लियर हैं। तो सभी बच्चों को अगर अपने डाउट क्लियर हैं तो प्लीज सभी बच्चे अपने कमेंट जो है कमेंट में बता दें कि क्लियर है, नहीं है तो भी बता दें, ताकि जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें, ठीक है। ओके, तो भाई चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं ये बता दूं, आज की क्लास में हम आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर डिस्कस करेंगे। भाई किसका पेपर डिस्कस करेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल का, ठीक है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो आपका पीजीटी का पेपर हुआ था वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपके आर्मी में जो है टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। तो 90 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन आज डिस्कस हो पाएंगे उतने करेंगे, बाकी जो है कल वाली क्लास में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2-2 दिन में हम एक एक पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, ये डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, सबसे पहले देखो फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस। देखो सीमॉस क्वेश्चन कहां से है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और ये जो है ये आपका लॉजिक फैमिली में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक फैमिली के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सीमॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीमॉस होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहां पर आपका जो है बी आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक फैमिली के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपके लॉजिक फैमिली में से जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ एक बार, ताकि अगर लॉजिक फैमिली में से क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। देखो लॉजिक फैमिली होती क्या है, पहले डेफिनेशन देखो। लॉजिक फैमिली इज ऑल्सो कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू इंप्लीमेंट लॉजिक इन वीएलएसआई। तो आप सभी को बताया कि हम जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है अभी यूज कर रहे हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर में, such as processor and memory system. In simple word, logic family are specific configuration of logic gates. तो logic gates जो हम डिजाइन करते हैं specific purpose के उससे, तो वो आपके क्या होता है, logic families. Logic families contain basic logical system interconnected to form a large family or integrated, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स जो है ना ये यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहीं से पूछा जाता है किसके अंदर फैन आउट ज्यादा होता है, किसके अंदर फैन इन ज्यादा होता है, कहां पर जो है नॉइज मार्जिन कम होगा, कहां पर प्रोपोगेशन डिले ज्यादा होता है, ईसीएल में, टीसीएल में। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे काफी सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ही देखो। स्पीड, तो द स्पीड ऑफ अ लॉजिक सर्किट इज टाइम बिटवीन विच सिंगल इज अप्लाइड एट इनपुट एंड आउटपुट इज रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फैन इन। फैन इन डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट अ लॉजिक गेट कैन हैंडल। 2 इनपुट नैंड गेट कैन फैन इन इज 2, मतलब कितनी जो है उसकी तरफ इनपुट आ रही है वो आपका क्या कहता है, फैन इन। फैन आउट क्या कहता है कि कितनी आपके आउटपुट जो है यहाँ से। तो देखो फैन आउट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट दैट गेट कैन ड्राइव। The maximum number of digital input and the output of a single logic gate must feed to, with both input and output belonging to the same gate family, ठीक है। अब यहां से देखो समझ में आएगा अच्छे से। ये आपकी एक इनपुट आई, ठीक है, और यहां से जो है आपकी कितनी आउटपुट जा रही है, 4। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से फैन आउट हो गया ना, ठीक है। अब देखो तो यहां पर जो है कितने फैन आउट हुए आपके,
कितने फैन आउट हो गए भाई, 4, ठीक है। देखो एक इनपुट थी, फिर जो है आपको आउटपुट कितनी यहां से 1 2 3 4। अब देखो नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज इम्यूनिटी क्या कहता है, इट इज द मैक्सिमम नॉइज एनी सर्किट कैन हैंडल विदाउट अफेक्टिंग द, मतलब जो नॉइज की जो इम्यूनिटी है, मतलब किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो वही बात हो रही है। प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले इज मेजर्ड टाइम बिटवीन इनपुट इज अप्लाइड टू द सिस्टम एंड इट अफेक्ट द आउटपुट, इट मेजर्ड इन 50% मार्क्स। Power dissipation, in the product the current gives enter the circuit which the total voltage loss of the system, ठीक है। तो पावर डेसिपेशन, प्रोपोगेशन डिले, नॉइज इम्यूनिटी। अब देखो यहाँ से ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक गेट, कि टीटीएल में हम कौन सा गेट यूज करते हैं, टीटीएल में हम यूज करते हैं भी नैंड गेट, ईसीएल में यूज करते हैं आपका और नोर, और जो आपका सीमोस है उसमें हम यूज करते हैं नैंड और नोर गेट, ठीक है। नॉइज इम्यूनिटी सबसे जो है टीटीएल में होती है, फिर आपकी गुड होती है ईसीएल में, और वेरी स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है, सीमोस में, ठीक है। तो नॉइज इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सीमोस में। फैन आउट जो है टीटीएल में 10, यहाँ पर 25 और यहाँ पर मोर देन 50, तो फैन आउट सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ, सीमोस में। अगर क्वेश्चन आ जाए फैन आउट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आपका सीमोस में हो, ठीक है। उसके बाद जो है नॉइज इम्यूनिटी के ऊपर गेट कौन कौन से यूज करते हैं, टीपीडी, ठीक है। पावर डेसिपेशन कहाँ है भाई, यहाँ पर 1.5 से लेके 330, यहाँ पर 1 से 4, यहाँ पर जो है 210, तो पावर डेसिपेशन कहाँ हो गया, सीमोस में। नॉइज मार्जिन, यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। पावर गेट इन, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जो है 40 to 55 है यहाँ पर, तो नॉइज मार्जिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है भाई, ईसीएल में। उसके बाद है नॉइज मार्जिन सबसे ज्यादा तो सीमोस में है। फिर क्लॉक रेट है एमएचएड, ये आपका 35 है, ये जो है लेस देन 60 है, और ये 10 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आ जाएगा, ईसीएल में। फिगर ऑफ मेरिट यहाँ 100 है, यहाँ 40 to 100 है, यहाँ पर 0.7 है, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल जो है या तो अपनी नोटबुक में उतार लो, ठीक है। तो इस टेबल को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि आप जो है वो स्टोर करवा रहा है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट को कर रहा है, तो ये काम होता है आपका, मतलब एक के जो है एड्रेस को स्टोर करता है और नेक्स्ट वाले को करता है, ठीक है। तो ये आपका काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। अब जो देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कंप्यूटर रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर जो होते हैं क्विकली एक्सेस होते हैं, क्योंकि आपके सीपीयू के बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, पास में होते हैं, तो ये क्विकली एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं डेटा को। इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू, द रजिस्टर यूज्ड बाय द सीपीयू ऑफन टर्म्ड एज अ प्रोसेस रजिस्टर्स। प्रोसेस रजिस्टर में होल्ड इन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी एड्रेस है और कौन कौन से किस किस का क्या काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। हाँ जी, अब देखो डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है, डेटा रजिस्टर होल्ड करता है मेमोरी ऑपरेंड को। किसको होल्ड करेगा, मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड करके रखता है। एड्रेस रजिस्टर जो है वो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी। एक्यूमुलेटर जो है प्रोसेस रजिस्टर को, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन कोड को, प्रोग्राम काउंटर होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, और यही एग्जाम में पूछा था। टेम्पररी रजिस्टर जो है वो होल्ड करता है प्राइमरी डेटा को, और इनपुट रजिस्टर जो होल्ड करता है वो करता है कैरीज इनपुट कैरेक्टर को, ठीक है। तो ये जो है ये टेबल भी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर, इसकी जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लेना। तो इसी के साथ आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, और क्लास जो है वो टाइम जो है वो ऑलरेडी काफी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजुअली इंक्लूड अ प्रोग्राम कॉल्ड अ डैश विच हेल्प्स द प्रोग्रामर फाइंड एरर इन अ प्रोग्राम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऐसा क्या जो है यूज करेंगे, मतलब यूजुअली इंक्लूड अ प्रोग्राम कॉल्ड, जो आपके प्रोग्राम को जो है एरर को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। क्या राइटर बफर, रीड बफर, क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डीबगर का यूज करते हो, क्योंकि डीबगर की जो डेफिनेशन है वो यही करती है कि आप क्या करते हो, इसकी हेल्प से जो है एरर को फाइंड आउट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन,
द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड बाय मींस ऑफ कॉमन बस, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आपका प्रोसेसर है और जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड हैं कॉमन बस से। तो उसमें आप क्या यूज करोगे, कैश मेमोरी का ऑक्सिलरी, वर्चुअल या मेन मेमोरी। तो यहाँ पर आप यूज करोगे कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। ये हम यूज करते हैं मतलब बहुत ज्यादा स्पीड के लिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सीपीयू के स्पीड के साथ जो है मैच तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मेन मेमोरी उससे काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूशन है वो भी फास्ट होता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम्स आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इट इज अ स्पेशल कैश सीपीयू कैश मेमोरी इज कॉस्टली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई अब कॉस्टली होगी, जैसे रजिस्टर सबसे ज्यादा कॉस्टली है, फिर आपकी कैश मेमोरी है, ठीक है। तो पहले रजिस्टर आएगा, फिर आपकी कैश मेमोरी आएंगी, देन आपकी मेन मेमोरी आती है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे चीप होती है एज कम्पेयर टू ऊपर वाली मेमोरीज के, ठीक है। तो मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी बट इकोनॉमिकल दैट सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है, टाइप दैट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू, ठीक है। तो एक बफर का काम करती है। इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड, ठीक है। जब सीपीयू को नीड होती है तो इसके पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीपीयू के पास में है और ये मेमोरी दूर है, तो ऑब्वियसली सीपीयू किसको जल्दी एसेस करेगा, कैश मेमोरी को एसेस करेगा ना। तो डेटा मेन मेमोरी, द कैश इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी, जो कैश का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। विच स्टोर कॉपीज ऑफ द इंडिपेंडेंट कैश टू द सीपीयू विच स्टोर इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड डेटा, ठीक है। इसका साइज जो है वो छोटा होता है, रजिस्टर का साइज सबसे छोटा होता है। लेवल देखो यहाँ पर, लेवल ऑफ मेमोरी, सबसे पहला जो लेवल होता है वहां पर आता है आपके रजिस्टर्स, ठीक है, जहां पर आप डेटा स्टोर करवाते हो एक्सेप्टेड इमीडिएटली, मतलब कुछ टाइम के लिए टेम्पररी, स्टोर्ड इन सीपीयू, मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर एज एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो रजिस्टर को आप एज ए एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो, प्रोग्राम काउंटर हो गया, एड्रेस रजिस्टर हो गए। तो ये सारे आपकी रजिस्टर्स की टाइप हैं। फिर है लेवल 2 जिसमें आपका कैश मेमोरी आती है, फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टर एसेस है, डेटा को कहीं से भी फास्टर एसेस कर सकती है, टेम्पररी डेटा और फॉर फास्टर एसेस, ठीक है। फिर उसके बाद मेन मेमोरी है, एक सेकेंड, मेन मेमोरी क्या कहती है कि इट इज मेमोरी ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स करंटली, जो कंप्यूटर जिसके साथ जो काम करता है इसका भी साइज जो है वो स्मॉल होता है, लेकिन आजकल रैम का साइज भी अच्छा खासा आता है, ठीक है। वंस पावर ऑफ डेटा नो लॉन्गर स्टे इन द मेमोरी, ठीक है। और लेवल 4 सेकेंडरी मेमोरी, इट इज एक्सटर्नल मेमोरी विच नॉट फास्ट इन द मेन मेमोरी की जैसे फास्ट नहीं होती। तभी देखो आप जब फोन वगैरह आते हैं तो आपके अंदर जो वहां पर दे रखा हो कि रैम जो है वो 128 GB है या फिर जो है 256 GB है, इस तरीके से आती है ना आपकी रैम का सेट, 8 GB है, 4 GB है। तो आप अगर 4 GB का लेते हो तो ये सबसे सस्ता पड़ेगा, फिर 8 GB का, फिर जो है इसके बाद जो है मतलब जो आपकी जो बढ़ती जाएगी, जैसे 16 GB, 64 GB, 128 GB, जैसे जैसे रैम का साइज बढ़ता जाएगा आपके जो फोन के जो चार्जेस हैं वो भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है भाई कौन कौन से लेवल हो गए। अब देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रोम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रोम के बारे में सही है, ठीक है। तो रोम स्टोर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन देन रैम, रोम जो होती है यानी कि रोम की फुल फॉर्म देख लो पहले, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये दोनों ही जो है वो आपका मेन मेमोरी के टाइप है, मतलब रैम और रोम, ठीक है। तो जो है रैम के अंदर क्या होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम असेस मेमोरी, ठीक है। तो रैंडमली हम डेटा को असेस करते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जो रैम है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और जो रोम है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है ट्रू कौन सा है, तो ऑब्वियसली रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा रैम और रोम के बारे में देख लो, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या होते हैं, ठीक है। तो रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला क्वेश्चन यही बन सकता है फुल फॉर्म के ऊपर। तो इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम डेटा बिंग सीपीयू इज रियल टाइम, द डेटा ऑन द रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी रीड रिटन एंड इरेज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। रैम हार्डवेयर एलिमेंट वेयर डेटा बिंग करंटली यूज्ड एज स्टोर, ये वॉलेटाइल होती है, ठीक है। मतलब अगर पावर चली जाए तो मतलब आपका डेटा जो है वो उड़ सकता है अगर आप स्टोर ना करें। फिर जो है स्टैटिक रैम जो होती है स्टोर ए बिट ऑफ डेटा स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। तो आपकी दो टाइप होती है रैम की, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप डायनामिक रैम में डेटा स्टोर करवाते हैं। उसके बाद होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी,
रीड ओनली मेमोरी जो होती है सेम होती है, बस यहाँ पर जो डेटा है वो आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। तो जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए तो आपका डेटा जो है वो गायब नहीं होता कहीं पे, ठीक है, वो आपको मिल जाता है। तो इसकी 3 टाइप होती है रोम की। पहली होती है पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होती है ई प्रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। और फिर होता है आपका डबल ई प्रोम, ठीक है। तो डबल ई प्रोम कहता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से जो है इनकी फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो रैम जो होती है, डिफरेंस देख लो, रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी है और स्टोर करवाती है डेटा को लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। यहाँ ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पर रैम के अंदर डेटा जो है रिट्रीव एंड ऑल्टर्ड, यहाँ पर जो है सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। यूज द स्टोर डेटा दैट हैज बी करंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू टेम्पररी, यहाँ पर जो है हम बूटस्ट्रैप के थ्रू, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो हमारा आई थिंक डीएसएसबी के पेपर में, अभी हमने डेज के अंदर ही पढ़ा था, और मैंने बताया था कि जब बूट स्ट्रोक हम जो है लोड करवाते हैं तो कहाँ पर होता है, रोम के अंदर, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हाई स्पीड मेमोरी है, ये आपकी स्लो होती है, ठीक है। ये सीपीयू कैन एसेस द डेटा स्टोर्ड ऑन इट, सीपीयू कैन नॉट एसेस द डेटा, जो है हम कहाँ पे करवाते हैं, रैम में करवाते हैं। फिर साइज जो है वो लार्ज होता है, इसका स्मॉल साइज होता है। ये सीपीयू कैशे प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर आ जाएंगी। ये फार्मवेयर माइक्रो कंट्रोलर, डेटा स्टोर्ड इन इजीली एसेसेबल, यहाँ पर स्टोर करवाते हैं, नॉट इन इजीली एसेसेबल इन रैम, ठीक है। ये कॉस्टलियर होती है, ये चीपर होती है एज कम्पेयर टू रैम, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाते हैं रैम रोम के ऊपर, समटाइम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब देखो 6th क्वेश्चन, which command is used to skip the rest of a loop and carry on from the top of the loop again, ठीक है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो कि जो है हमने क्या किया है, कमांड इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप, ठीक है। आपने क्या किया, कौन सी कमांड आप यूज करोगे कि आप स्किप कर दो रेस्ट ऑफ द लूप एंड कैरी ऑन फ्रॉम टॉप ऑफ द लूप अगेन, ठीक है। तो इसके लिए आप कंटिन्यू कमांड का यूज करोगे। कौन सी कमांड का यूज करोगे, कंटिन्यू का, क्योंकि आप वापस से जो है फिर से लूप के पास जा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी कौन सी कमांड यूज होगी, कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं है। आई की वैल्यू दे रखी है 10 के बराबर और बोल रहा है आई इज लेस देन 15 और आई यहाँ पर जो है माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आई की वैल्यू हमेशा ही माइनस होगी, तो ये जो आई जो है वो क्या है, छोटा है 15 तक, मतलब आपकी जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू जो है वो 15 या 16 नहीं हो जाती। समझ में आया? मतलब आई की वैल्यू जो है वो इस 15 से बड़ी नहीं हो जाती, तब तक आपका लूप चलेगा। तो क्या अगर हम आई की वैल्यू माइनस माइनस करेंगे तो क्या आपका लूप चलेगा? हमेशा नहीं चलेगा, मतलब सॉरी, माइनस माइनस चलेंगे तो क्या लूप आपका हमेशा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो कभी आपकी फॉल्स होगी ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू जो है पहले 10 आएगी तो भी चलेगा, ट्रू होगा, फिर 9 आएगी तो भी चलेगा, फिर जो है 8 आएगी तो भी चलेगा, 7 आएगी तो भी चलेगा, 6 चलेगा तो 6 आएगी तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा तो भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 2 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा, फिर माइनस पे भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू तो 15 से हमेशा छोटी ही है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी हमेशा ही क्या करेगी भाई, ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट लूप। तो कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू है, इस वजह से जो आपका लूप है वो कहां पर चला जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आया कि इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों होगा। अगर यहाँ पर आई माइनस माइनस देके अगर आई प्लस प्लस देता था तो जो है फिर आपकी वैल्यूज प्रिंट होती, ठीक है। समझ में आया भाई? तो लेकिन ये वाली जो कंडीशन है आपकी ऑलवेज ट्रू है और दैट्स वाई आपका लूप जो है वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, बार बार इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट वैल्यू वुड बी स्टोर्ड इन इंटीजर आई एज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आई दे दिया आपको इंट में, इंट आई, और जे की वैल्यू दे दी आपको 3, ठीक है। अब मुझे ये वाली स्टेटमेंट करनी है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है 4 + 2 × जे की वैल्यू है 3 और डिवाइड में जे -1, तो क्या हो जाएगा 2, जे -1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मल देखो हम सब प्लस से ज्यादा किसकी है भाई, मल्टीप्लाई की, तो हम पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम जो है लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो लेफ्ट में आपका मल्टीप्लाई है तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 4 प्लस 2, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब मैं जो है 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो आपका कितना आएगा 3, और फिर मैं जो है प्लस 4 में जो है प्लस 4 में जब मैं 3 को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो देखो भाई आपका जो आंसर है वो बी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। एरे, देखो फंक्शन होता है जिसमें आप जो है एक आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट जब पास करोगे उसके अंदर कोई वैल्यू भी हो सकती है और या फिर जो है उसमें कोई रेफरेंस भी होता है, यानी कि उसका एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आप कोई वैल्यू भी पास कर सकते हो और उसका एड्रेस भी पास कर सकते हो, तो दोनों ही चीजें पास कर सकते हो आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ वैल्यू एंड रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, तो देखो आपको ए बी की वैल्यू दे दी 2 और सी, ए और सी की आपको वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दी। ठीक है, अब देखो पहले केस में क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू निकालो 2 × बी प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले वैल्यू जो है पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होता है, तो पहले यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 ही लेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पे बाद में होगा। तो अब देखो यहाँ पर जो है ए क्या हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4, तो ए की वैल्यू तो मुझे 4 मिल गई। ठीक है, अब देखो सी का केस में क्या कह रहा है 2 × प्लस प्लस बी। जब हम प्लस प्लस बी करेंगे तो ऑलरेडी एक तो आपकी बी की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, यहाँ पर 3 हो गई है। ठीक है, और ये है आपका प्लस प्लस, अगर आपने पहले लगा दिया तो ये होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। क्या होता है प्री इंक्रीमेंट, कि पहले आपकी वैल्यू ऐड होगी तभी आप बाकी काम करोगे। ठीक है, तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट होके वैल्यू 3 हो चुकी थी क्योंकि पहले 2 थी, फिर आपने प्लस प्लस जो है वो बाद में हुआ तो 3 हो गई, और फिर प्लस प्लस यहाँ पर पहले है तो फिर 3 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हुई, बी की वैल्यू भी तो 4 हो गई ना, तो बी हो गया 4। एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। समझ में आया भाई? देखो ये आपको पता होना चाहिए पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट में क्या होता है वैल्यू आपकी बाद में ऐड होती है, पहले आप काम खत्म कर लेते हो, और प्री में क्या होता है वैल्यू आपकी पहले ऐड होती है, देन जो है आप उसके ऊपर ऑपरेशन लगाने स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जैसे पहले यहाँ पर जो है 3 था तो 4 हुआ, देन हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया नॉर्मल जो है पहले हमने 2 लिया और फिर बाद में जो है हमने 2 को इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया। समझ में आया भी? तो यहाँ पर देखो आपको ए और सी की ही वैल्यू पूछा है, तो ए और सी की वैल्यू हो जाएगी 4 और 8। अगर बी की भी पूछता तो बी की वैल्यू होती 4। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी आपकी कौन सी होती है, बस, स्टार, मैश और रिंग। तो बस जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है वो यहाँ पर इस तरीके की एक सिंगल केबल होती है जिसको आप बैकबोन भी कहते हो, और इससे जो है बहुत सारे जो है इस तरीके से टर्मिनल से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या होगी मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12th क्वेश्चन, इन 3 टायर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन द बिजनेस लॉजिक लाइज एट। जो आपका 3 टायर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है, और बोल रहा है कि जो बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ पर लाई करता है, क्लाइंट में, डेटाबेस सर्वर में, मिडल टायर में या फायरवेयर में। तो ये जो आपका लाई करता है ये मिडल टायर के अंदर जो है वो होता है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल रिट्रीवल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ईमेल को रिट्रीवल करने के लिए हम जो है यूज करते हैं। देखो ईमेल के जो है आपके 3 प्रोटोकॉल 3 होते हैं ईमेल के, जिसमें सबसे पहला होता है आपका SMTP, फिर होता है आपका IMAP, और फिर होता है आपका POP3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है SMAP जो है सिंपल मेल को ट्रांसफर करता है, और IMAP और POP3 जो है वो यहाँ से हम दोनों से ही रिट्रीवल करवा सकते हैं। तो POP3 तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा IMAP। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अलाउ मल्टीपल एप्लीकेशन टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो अलाउ नहीं करता मल्टीपल एप्लीकेशन टू पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, फायरवॉल्स, राउटर, गेटवे, स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई गेटवे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा गेटवे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। 15 क्वेश्चन देखो, एसिड
एसिड प्रॉपर्टी होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म पूछिए कौन कौन सी होती हैं, कई समटाइम पूछेगा कि एसिड जो ये एसिड जो है, ये वाला एसिड, यहाँ पर आई क्या स्टैंड कर रहा है, सी क्या स्टैंड कर रहा है, तो उसको याद रख लेना। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। क्या होता है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर देखो भाई सबका क्या क्या काम होता है वो देख लो। एसिड प्रॉपर्टी में सबसे पहले आती है आपकी एटॉमिसिटी। समटाइम जो है इनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, आइसोलेशन क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। तो एटॉमिसिटी जो होती है, द एंटायर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल। जो पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो टेक प्लेस एट वंस, ठीक है, और डज नॉट हैपन एट ऑल। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि डेटाबेस जो है वो मस्ट बी कंसिस्टेंट, मतलब मस्ट कंसिस्टेंट रहे बिफोर भी और आफ्टर भी, मतलब ट्रांजेक्शन के पहले भी और ट्रांजेक्शन के बाद में भी जो आपका डेटाबेस है वो आपका कंसिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब एक फ्लो में चलना चाहिए। आइसोलेशन क्या कहता है? मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली, जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करती हैं डेटाबेस में विदाउट इंटरफेरेंस, बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो वो आपका आइसोलेशन आ गया। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? द चेंज ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन वंस इवन इफ द सिस्टम फेलियर अक्कर। ठीक है, जब आपका सिस्टम फेलियर अक्कर हो जाता है तो आप क्या करते हो? चेंज ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी एसिड प्रॉपर्टी। समटाइम इनके डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जो है अपना थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्लास तो काफी की और क्वेश्चन अभी काफी सारे रहते हैं हमारे। 16 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में जो है कौन सा जो है कॉन्फ़िगर नहीं होता? सिंगल क्लाइंट, सिंगल सर्वर, सिंगल क्लाइंट हो सकता है, सिंगल सर्वर हो सकता है। मल्टीपल क्लाइंट, मल्टीपल सर्वर सिस्टम, मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं और आपका सिंगल सर्वर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सिंगल क्लाइंट और मल्टीपल सर्वर सिस्टम मतलब एक से ज्यादा जो है सर्वर तो बहुत सारे हैं और लेकिन क्लाइंट आपका एक ही है, तो ये जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है? हाँ जी, बताना है इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड बाय डीबीएन डेटाबेस डिजाइनर टू डिफाइन स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंटरनल स्कीमा, ये भी आपका ट्रू है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी हम क्या करवाते हैं, जो इसकी कमांड होती है इंसर्ट करवाते हैं, डिलीट होती है और अपडेट कमांड होती है। ठीक है, डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम यूज करवाते हैं, रिट्रीव करवाते हैं, कैसे क्रिएट करवाएंगे, जो भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करवाते हो। ठीक है, क्रिएट करवाने के बाद अगर आपको उसमें कुछ डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करते हो, तो ये सारी चीजें यूज करते हो। तो भाई इसका जो आंसर है मुझे अच्छे से क्लैरिफाई नहीं है, तो मैंने जो है इसका आंसर यहाँ पर नहीं लगाया है। अगर आप में से किसी को समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि 17 क्वेश्चन मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर नहीं बताया है, क्योंकि क्या पता फिर मैं कुछ गलत बता दूँ तो आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 18 क्वेश्चन देखो भाई, 18 क्वेश्चन में बोल रहा है द आउटर जॉइन सिंटेक्स डज नॉट अप्लाई इजीली टू जॉइन कंडीशन ऑफ मोर देन डैश टेबल। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आउटर जॉइन जो सिंटेक्स है आप अप्लाई नहीं कर सकते इजीली टू जॉइन कंडीशन मोर देन कितनी टेबल पे जो है आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 2 आएगा, यानी कि 2 टेबल पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेफिशिएंसीज एंड लूप होल्स इन द डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, क्या क्या करवा रहे हो? प्रोसेस को रिमूव करवा रहे हो, डेफिशिएंसी को, लूप होल्स को, तो वो क्या होता है? ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी क्लीनिंग ऑफ डेटा। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? क्लीनिंग ऑफ डेटा की, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी 19, हाँ 20 क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच का आपको डिफरेंस बताना है, मतलब कौन सा जो है रिलेशन है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, डिपार्टमेंट है, सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। एक डिपार्टमेंट में
काफी सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या फिर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय होगा? नहीं, एक डिपार्टमेंट है लेकिन उस डिपार्टमेंट में काफी सारे एम्प्लॉय होंगे जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर कैसा वो हुआ, मैनी रिलेशन का, ठीक है। और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर जो है 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सेल्स के अंदर भी यही काम कर रहा है, आपका जो एचआर वाला है वहां पर भी यही कर रहा है, या फिर जो आपका सेप डिपार्टमेंट है वहां पर भी यही कर रहा है। क्या एक बंदा इतनी जगहों पे काम कर सकता है? नहीं। ये जो एम्प्लॉय है या तो वो एचआर में ही होगा, या सेल्स में ही होगा, या सेप डिपार्टमेंट में ही होगा, ठीक है। तो देखो एम्प्लॉय तो जो है यहाँ पर कैसा रिलेशन बना रहा है, वन का रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का बीच का रिलेशन। डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं तो मेनी, तो ये वाला मैनी का रिलेशन हो गया और ये रिलेशन हो गया वन का। तो आप किस इस रिलेशन को क्या बोलोगे, मैनी टू वन। अगर ये एम्प्लॉय आपका पहले होता, मतलब एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट बोलता, तो आपका आंसर होता वन टू मैनी, लेकिन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय की बात हो रही है तो मैनी टू वन, ठीक है। क्लियर है? तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल है आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बोल रहा है इनकम्प्लीट एसक्यूएल, ठीक है, स्टेटमेंट वंस कंप्लीटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड टू रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज हु हैव नोट वर्क एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट है, आपको कंप्लीट करना है। एक्सपेक्टेड टू यूज द रिट्रीव ऑल एम्प्लॉय, मतलब आप सारे एम्प्लॉय को रिट्रीव करो, हु मतलब, लेकिन उन्हें जो है किसी भी प्रोजेक्ट में मतलब काम नहीं है, किसी में भी जो है वो उनको अलोकेशन नहीं दिया है कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, मैं उन एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना चाहती हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अलोकेशन, मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो है एम्प्लॉय उनको क्या कर लिया, ले लिया, टोटल जितने भी हैं जिनको मतलब जो एलोकेटेड हैं उन सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे आगे जो एलोकेशन वाले बंदे हैं, तो यहाँ पर जो है मुझे उनमें से उनको छांटना है जिनको एलोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन सी लगाएंगे, नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर बोला है हु हैव नॉट वर्क एट ऑन एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट, जो किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी 22 क्वेश्चन में बोल रहा है द बेसिक एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो एग्रीगेट फंक्शन आपके कितने होते हैं, एसक्यूएल में आपके जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपके जो है टोटल जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। क्वेश्चन आया है भाई ये कि आपके जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कितने होंगे, 5। सबसे पहला जो है आपका मीन, ठीक है, मीन लगा लो, फिर जो है आपका मैक्स, फिर जो है आपका काउंट, फिर है आपका सम। ये नाम याद कर लेना क्योंकि यहाँ से जो है आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है या कौन सा फंक्शन है, इस तरीके से। और लास्ट है आपका एवरेज, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, मीन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट, ठीक है। तो ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो, बेसिक एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन दैट गिव्स द नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग नॉट नल वैल्यू फॉर द गिवन कॉलम। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो रोज मतलब नंबर ऑफ रो देगा लेकिन उसके अंदर आपकी नल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो देखो जो हम काउंट करवाते किससे, काउंट से, ठीक है। काउंट क्या करता है, सिर्फ आपको वो रो देता है एक्सक्लूडिंग नल वैल्यू, नल वैल्यू को छोड़ देगा और बाकी सारे आपको जो जितनी भी रो हैं उनको दे देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मुझे जो है रो भी लेनी और नल वैल्यूज भी लेनी है तो इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगी, काउंट स्टार का। काउंट स्टार आपको क्या कहता है, सारी रो भी रिटर्न करेगा प्लस जो है आपको नल वैल्यू भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, काउंट। मैं आपको सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ भी, समटाइम अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंटेनिंग नल वैल्यू भी आ जाए तो यहाँ पर आपका आंसर जो है काउंट स्टार होता। समझ में आया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, काउंट फंक्शन। तो ये मैंने आपको बताया है, देखो पढ़ लो सारे एक बार फटाफट की कौन सा किसका क्या क्या काम होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाए तो बस वही है, कर देना। काउंट फंक्शन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द स्पेसिफाइड फील्ड, इट वर्क्स ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप और नॉन न्यूमेरिक दोनों टाइप के डेटा पे काम करता है। ऑल एग्रीगेट फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड
नल वैल्यू, इसमें क्या होता है कि सारे आपके एग्रीगेट फंक्शन आएंगे, लेकिन जो आपके नल वैल्यू हैं उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है, वर्किंग ऑन डेटा। लेकिन जो काउंट स्टार होता है ना, वो स्पेशल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द काउंट फंक्शन दैट रिटर्न द काउंट ऑल द रोज इन स्पेसिफाइड टेबल, ठीक है। काउंट स्टार ऑल्सो कंसिडर द नल एंड डुप्लीकेट, तो काउंट में जो है नल वैल्यू भी और डुप्लीकेट वैल्यू भी होंगी। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो बस गलत मत कर देना, ठीक है। अब देखो मीन फंक्शन, मीन फंक्शन क्या कह रहा है, क्योंकि टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन है। मीन में क्या होता है, हम स्मॉलेस्ट, मीन जो है वो रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड टेबल फील्ड, जो उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। और मैक्स जो फंक्शन है वो उसके अपोजिट है बिल्कुल, ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर सम में जो है हम सम करवा देंगे, और एवरेज में जो है आप रिटर्न करवाओगे एवरेज द वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ रिलेशन, ठीक है, इन अ रिलेशन डेटा मॉडल्स एंड द कॉलम ऑफ टेबल आर कॉल्ड। मैंने आपको बताया था जो कॉलम होते हैं टेबल में उसको आप क्या कहते हो, एट्रीब्यूट, क्या कहते हो, एट्रीब्यूट, ठीक है। और जैसे आप रोज को आप क्या कहते हो, टपल कहते हो, ऐसे ही कॉलम में जो है आप क्या कहोगे, कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको सिर्फ यही पता है कि कॉलम क्या होते हैं तो आप इस आंसर को टिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दे रखा है की तो वो होती है जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन यहाँ पर तो कॉलम की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। देखो सेकंड में एट्रीब्यूट आ रहा है तो बिल्कुल भाई एट्रीब्यूट होता है। फिर उसके बाद थर्ड में देखो फील्ड आ रहा है तो फील्ड भी नहीं होता। फोर्थ में भी आपका फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एट्रीब्यूट हो गए। फिर प्राइमरी की इंडेक्स डज नॉट अलाउ, जो प्राइमरी की होती हैं वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती। अगर आपको फर्स्ट नहीं पता तो प्राइमरी की का कंसेप्ट आपको आराम से पता होगा कि प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी की में हम यूनिक वैल्यू लेते हैं। कैसी वैल्यू लेते हैं, यूनिक, ठीक है। कैसी लेंगे, यूनिक वैल्यू लेते हैं जो ना तो नल होती ना ही डुप्लीकेट होती। जैसे किसी का मैंने रोल नंबर लिया है तो रोल नंबर में जितनी वैल्यू होंगी वो सारी आपकी यूनिक होंगी, ना तो डुप्लीकेट आ रही है ना ही आपकी नल वैल्यूज आ रही है, ठीक है। व्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 24 क्वेश्चन देखो भाई। 24 क्वेश्चन में देखो आपको जो है स्ट्रिंग दे दी, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लोगे हो जाएगा। स्ट्रिंग S1 में दे दिया आपको हेलो, स्ट्रिंग S2 में दे दिया आपको वर्ल्ड, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में आप क्या करवा रहे हो, S1 प्लस इक्वल्स, मतलब जो S1 जो है वो इक्वल है किसके, S2 के, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो है जावा में हम इस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। फिर जो है आपने क्या किया, S1 डॉट इक्वल टू S2, आपने लगा दिया कि जो S1 है वो S2 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर S1 की वैल्यू S2 के इक्वल है तो आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो होगी ट्रू। अगर S1 S2 के बराबर है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू। अगर S1 जो है और S2 के इक्वल नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। क्या मिलेगा भाई, फॉल्स। तो हेलो इक्वल्स वर्ड इज फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, तो हेलो इक्वल वर्ड इज फॉल्स, ठीक है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन, फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एस्केप कोड व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन जावा। /t/r/a/f, ठीक है। तो जावा में जो है हम कौन सा नहीं लेते, कौन सा कैरेक्टर नहीं लेते, तो /a को हम नहीं लेते, ठीक है। अब कौन कौन से लेते हैं एक बार वो देख लो। हाँ जी, ये सारे हम जावा के अंदर लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। /t लेते हो आप इंसर्ट के लिए, टैब को इंसर्ट करवाने के लिए। b लेते हो /b बैकस्लैश के लिए, /n न्यू लाइन के लिए, /r रिटर्न के लिए। f जो है फॉर्म फीड के लिए। ये जो है आपका सिंगल क्वाटा, ये आपका डबल क्वाटा, और ये जो है आपका बैकस्लैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल ये लेते हो। तो यहाँ पर देखो /f भी लेते थे, r भी ले रहे थे और t भी ले रहे थे, लेकिन आपने /a नहीं ले रहे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा a, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं, ठीक है, कि कौन सा हम एस्केप कोड में अवेलेबल नहीं होता जावा के अंदर, ठीक है। तो बस ये याद रख लेना, ये सारे अवेलेबल होते हैं भाई। 26 क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कैर कैर ABCDEF स्ट्रिंग S इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। आपको न्यू स्ट्रिंग बतानी है, और आपको जो है इसमें आपने यहाँ पर जो है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, मतलब आपने S को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो देखो
स्ट्रिंग यहाँ पर कैर बोल रहा है 2, तो आपको ये पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो बोल रहा है 2 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहाँ तक जाए 3 तक, तो 1 2 3। तो इसने कितने प्रिंट करवाए, 3 प्रिंट करवाए ना, 1 2 3। तो क्या प्रिंट करवाएगा, सी डी और ई। तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगी, एस सी डी ई, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन देखो भाई, सी डी ई, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब देखो 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी प्लस प्लस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, की एक प्रोसेस जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है, आप उसको क्या कहोगे, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग या इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आप उसको बोलते हो इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपकी एक बेस क्लास होती है और एक आपकी होती है ड्राइव क्लास, ठीक है, और जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, ठीक है। देखो भाई 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन जावा, ठीक है। तो जावा में हम किस तरीके से जो है मेंबर्स को एक्सेसिबिलिटी करते हैं, सेम होता है अभी, आपके 3 तरीके के होते हैं, देखो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये लेते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि विद इन क्लास आप असेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्राइवेट मेंबर्स आर ऑलवेज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, पैकेज में नहीं होता, सेम क्लास में होता है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर कैन ओनली एक्सेसिबल बाय कोड इन द सेम क्लास, सिर्फ सेम क्लास में होते हैं, कैन नॉट बी असेस्ड ऑल, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर जो है सभी असेस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं भाई, जो विद इन क्लास है वो तो असेस कर सकते हैं ना, इसने बोला कि कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, जो विद इन क्लास है वो असेस करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखो भाई, 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जावा कैन रन डैश फ्रॉम अ वेब ब्राउजर, जावा जो है वो कौन से वेब ब्राउजर पे रन होती है, दैट इज ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। 30 क्वेश्चन देखो भाई, 30 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है, और वेलकम टू स्ट्रिंग S1 है आपके पास, वेलकम टू AWS, फिर स्ट्रिंग S2 हेलो, फिर स्ट्रिंग 3 हेलो, ठीक है। फिर आपने जो है प्रिंट करवाया S1 को सब स्ट्रिंग, देखो वहां पर हमारी न्यू स्ट्रिंग आ रही थी, यहाँ पर सब स्ट्रिंग आ रही है। तो सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो है हम ये बताता है इंडेक्स, और ये बताता है कि आपको जो है जो आपका इंडेक्स है उससे आपको एक कम लेना होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 से नहीं लेंगे, 0 से लेंगे, ठीक है। तो 0 से लेते हैं, क्योंकि 0 से बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 10 से इंडेक्स है आपका, 10 पे क्या आ रहा है डैश, फिर 11 पे क्या आ रहा है ए, 12 पे क्या आ रहा है डब्लू, और आपको 13 दे रखा है। तो मैंने कहा कि 13 जो दे रखा है, जो इंडेक्स दे रखा है, उससे आपको एक कम लेना है, ठीक है। तो आप क्या लोगे, एक कम क्या हो जाएगा आपका 12 तक, तो आप क्या लोगे 12 तक वैल्यू लोगे, तो 10 से लेके 12 तक लेंगे, दैट इज डैश ए डब्ल्यू। तो यहाँ पर 7th में बोल रहा है सिस्टम डॉट प्रिंट आउट S2 इक्वल टू इक्वल्स इग्नोर केश S3, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखो, पूछा है वुड बी आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट इंडिकेटेड इन द नंबर 6, नंबर 6 की जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगी, तो क्या मिलेगी डैश ए डब्ल्यू, क्योंकि बोल रहा है कि जो 10 से स्टार्ट हो रहा है वहां से, और आप कहां तक जाओगे, जो आपका इंडेक्स है, यानी कि 13 से एक पहले, यानी कि 12 तक आप प्रिंट करोगे, तो 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी डैश ए डब्ल्यू। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जो भी ऑप्शन हो, यानी कि सी ऑप्शन है, तो आपका आंसर आएगा सी, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखो भाई, 31 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेटा डिक्शनरी इन SDLC कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ, डेटा डिक्शनरी जो है SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, जो कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप किसको यूज करते हो, DFD को, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम को, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द 4 फेजेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो 4 फेजेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पहले प्लानिंग होगा, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन होगा, फिर आप उसको क्या करवाओगे, इम्प्लीमेंट करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे आपके 4 फेजेस हो गए, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर एनालिसिस करके देखोगे, फिर उसको डिजाइन करोगे, लास्ट में क्या करवाओगे, इंप्लीमेंट करवाओगे, ठीक है।
बाकी देखो, एनालाइज करवा रहे हो फिर गैदरिंग करवा दी किस चीज की, फिर मॉडलिंग करवा रहे हो फिर डायग्राम, ये तो कुछ इस टाइप का होता नहीं है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, तो ये चीज भी नहीं होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, ठीक है। 33 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज रिकर्जन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर, कि कौन से में जो है आप कौन से सॉर्ट में जो है आप रिकर्जन को यूज करते हैं, ठीक है। तो बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्विक शॉर्ट जो है और जो मर्ज शॉर्ट है वो दोनों ही कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। हम पहले भी कर चुके हैं ये चीज, है ना। तो डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं ये। तो डिवाइड एंड कॉन्कर आपकी क्या कहती है, पहले तो वो क्या करेगी, उनको पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेगी, देन फिर जो है प्रॉपर तरीके से एक एक को डिवाइड करेगी, फिर जो है उनको कंबाइन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे देन कंबाइन करेंगे। तो जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। और वर्स्ट केस की अगर मैं क्विक शॉर्ट की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये चीज याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में आती है। मर्ज शॉर्ट की भी कई बार पूछते हैं कि क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी, क्विक शॉर्ट की भी वर्स्ट भी पूछते हैं, बेस्ट भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम रिकर्जन यूज करते हैं कहाँ पर भी, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट में, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लोड एड्रेस टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड एडजस्टिंग द कोड एंड डेटा इन द प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट द असाइंड एड्रेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो इस एड्रेस को आप क्या कहोगे, सिंबल, पार्सिंग, असेंबली, रीलोकेशन। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी किसकी, रीलोकेशन की। तो रीलोकेशन क्या कहता है कि प्रोसेस को असाइन करवाता है लोड एड्रेस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम और एडजस्ट करवाता है कोड को, डेटा प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट द असाइन एड्रेस। तो वो आपका क्या कहलाएगा, रीलोकेशन, ठीक है। तो रीलोकेशन वही है, सेम डेफिनेशन है आपकी, असाइनिंग एंड लोड एड्रेस टू पोजीशन डिपेंडेंट कोड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। एडजस्टिंग कोड करवाएगा और रिफ्लेक्ट करवा देगा असाइन एड्रेस को, ठीक है। सिंबल रिजोल्यूशन क्या होता है, समटाइम अगर ये पूछ ले तो प्रोसेस होती है यहाँ पर, ये सर्चिंग करवाता है फाइल्स की, लाइब्रेरीज की, रिप्लेस सिंबॉलिक रेफरेंस और नेम ऑफ लाइब्रेरी विद एक्चुअल यूजेबल एड्रेस इन मेमोरी बिफोर रनिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन में बोल रहा है टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डेटा इन एक्चुअल एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि आप डेटा की जो है टेस्टिंग करवा रहे हो एक्चुअल डेटा की और एक्चुअल एनवायरनमेंट में। तो मैंने आपको कहा था कि आपकी जो है जो टेस्टिंग होती है अल्फा और बीटा। अल्फा जो होती है वो डेवलपर पे होती है और जो बीटा होती है वो यूजर साइड पे होती है, ठीक है। तो यूजर साइड पे जब मैंने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है किसी से, ठीक है, तो जब मैं उसको यूज करूंगी तो जो, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को यूज तो मेरे ही एनवायरनमेंट में होना है ना, क्योंकि बनवाया तो मैंने और उसी को मुझे ही लाइफ टाइम यूज करना है। तो एक्चुअल डेटा कहाँ पर है और एक्चुअल एनवायरनमेंट कहाँ है, तो जहां पर मैं उसको यूज करूंगी, जहां पर मैं उसको यूज कर रही हूँ, जो यानी कि जो यूजर साइड जो उसको यूज कर रहा है वही तो उसका एक्चुअल एनवायरनमेंट होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बीटा टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग आएगी, बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 36 क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेरी गुड़िया रो रही है काफी देर से, ठीक है। तो आज 40 क्वेश्चन कर लेंगे, कल जो है कल की क्लास में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ 36 क्वेश्चन देखो, टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर के बीच में जो स्विच हो रहा है, मतलब जो कर्नल और यूजर के बीच में जो स्विच हो रहा है, लाइक हमने मान लिया T1, ठीक है। और दो प्रोसेस के बीच में जो स्विच होने में जो टाइम लग रहा है वो हमने T2 मान लिया, ठीक है। तो देखो जब हम यूजर और कर्नल में जो स्विच करवाएंगे उनमें जो टाइम लगता है वो कम लगता है, ठीक है, फास्ट होते हैं उनमें। और जो प्रोसेस के बीच में जब हम स्विच करवाते हैं तो उनमें जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। तो T1 में जो है वो टाइम कम लगेगा, T2 में जो है वो टाइम आपका क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेस देन द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन, मतलब कर्नल टू यूजर में जो है वो कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दो प्रोसेस के बीच में स्विच होने से। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेट थ्योरी तो मैंने आपको बता ही दी है, तो ये पढ़ने का तो क्या है वही बता दिया मैंने आपको जो है, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखो, हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अनेबल्स अ डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड, ठीक है। तो हार्डवेयर मैकेनिज्म जो अनेबल होता है डिवाइस नोटिफाई करता है सीपीयू को, तो बिजी वेटिंग, इंटरप्ट, ठीक है, पोलिंग या डीएमए। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इंटरप्ट, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा भाई। 38 क्वेश्चन देखो, 38 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट।
इन सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन एंड एक्सटेंडेड प्रिसिशन। बोल रहा है कि सिंगल में कितनी वैल्यू होती है, डबल में कितनी होती है और एक्सटेंडेड में कितनी होती है। सिंगल में होती है आपकी 754 की बात कर रहा है तो यहाँ पर 32 होगा, डबल में आपका 64 होता है और एक्सटेंडेड में जो है आपका 80 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, सिंगल में 32, डबल में 64 और स्टैंडर्ड में 80। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, 39 क्वेश्चन देखो भाई। 39 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरीके का होता है, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें दोनों के ही फीचर्स होते हैं, लेकिन सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है मेन लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वो होता है जैसे आपकी विंडो हो गई, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जो मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता। सीधी सी बात ये है, अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बात करूँ, अपनी लैंग्वेज में बात करूँ कि इसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कंप्यूटर के बिना मेरा जैसे काम चलेगा ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर अपनी मर्जी से अपने चीज अपने पास रखता है। जैसे आपके फोन में अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऐप जो है वो आप अपनी मर्जी से डाउनलोड कर रहे हो। मतलब उस ऐप के बिना आपका फोन ऐसा नहीं कि आप अगर आपने उस ऐप को जो है डिलीट कर दिया है या आपने उस ऐप को हटा दिया है तो आपका फोन जो है वो काम करना बंद कर देगा। आप उसे कॉल नहीं कर सकते, आप उसे बाकी चीजें यूज नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो भाई। ठीक है, वो आपने अपने ऐप जो है वो अपनी मर्जी से इंस्टॉल किया। ऐसे ही एप्लीकेशन क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से चीजों को इंस्टॉल करते हैं। तो पेज मेकर हो गया, ठीक है, फोटोशॉप हो गया, विन वर्ड एक्सपी हो गया। तो लेकिन जो विंडो एनटी है वो आपका क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं है, विंडो एनटी। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40 क्वेश्चन। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज स्मॉलेस्ट फर्स्ट। मतलब आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है, छोटे से बड़े में। तो एक तरीके की जो आपकी डिस्क होती है भाई, ये डिस्क है आपकी, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ट्रैक। ये पूरा क्या है, एक ट्रैक। और इस ट्रैक को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या होते हैं आपके सेक्टर, सॉरी, हाँ, ये सेक्टर। तो सबसे छोटा क्या है, ट्रैक, ठीक है, सॉरी सेक्टर। पूरे ट्रैक के अंदर जो है आपके काफी सारे सेक्टर होंगे, एक ट्रैक में काफी सारे सेक्टर होंगे, तो सबसे छोटा क्या हुआ आपका, सेक्टर। फिर क्या हुआ आपका, ट्रैक, और फिर जो है आपका पूरा क्या आ जाएगा, सिलेंडर। तो जो इसका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सेक्टर, ट्रैक और सिलेंडर। तो आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, 40 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए हैं, बाकी की कल की क्लास में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टोटल जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में यानी कि AWS में जो है आपके 90 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी अपने चैनल को जो है आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर, कुछ सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई, है ना, तो इतना कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है, अगर यूजफुल लग रहा है तभी, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में डे 6 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।